हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 2024 के पीवाईक्यू को करने वाले। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने 2023 के पीवाईक्यू को ऑलरेडी कवर कर लिया। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आपके सभी सब्जेक्ट सब फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर आपका कोई भी ब्रांच, हम लोगों ने सभी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू को ऑलरेडी कवर कर लिया। सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा एंड पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और सॉल्व करते हैं 2024 के प्रश्नों को और समझते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। आपके एग्जाम के लिए पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो पीवाईक्यू को यदि आप अच्छे करेंगे तो आप एग्जाम में इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए भी आपका समय कितने मिलने वाला है, 3 घंटा मिलेगा एंड 70 नंबर का एग्जाम होगा। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, जो कि आपके आपके कॉलेज में हो चुका होगा, वो होगा। ठीक है दोस्तों, जो इंटरनल नंबर मिलता है ना, यहाँ से मिलता है। तो ग्रुप ए में आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा। टोटल कितने एमसीक्यू रहने वाले हैं, तो टोटल आपका 10 एमसीक्यू रहेगा एंड नंबर आपको इसके 20 मिलेंगे। पहला प्रश्न में देखिए आपसे क्या बोला गया, कह रहा है दी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का आपका एसआई यूनिट क्या होता है वो बताना है। वाइल द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, यदि हम लोग फोर्स की एसआई यूनिट की बात करेंगे तो फोर्स का एसआई यूनिट हमारा न्यूटन होता है। एंड बल का अगर हम लोग बात करें, सॉरी क्या बोला है, वर्क का बात करें तो वर्क का हमारे यहाँ पे क्या होता है, तो वर्क का हम लोगों का जूल देखने को मिलता है। बोले तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जूल। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फोर्स का वीमा क्या होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला बताना है आपको। जरूरी नहीं आपको एग्जाम में यदि 2024 में आपसे ऐसा यूनिट पूछा गया तो आपसे इसका क्या पूछा, डायमेंशन ना पूछा जाए, तो आपको इसका डायमेंशन याद करके रखना है। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि पिछले पीवाईक्यू में पूछा गया था 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, यह चीज़ को भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये पिछले वाले पीवाईक्यू में मैंने करा रखा है। एंड वीमा क्या होता है इसे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, काफ़ी अच्छा है। कह रहा है इन अ डैश फोर्स सिस्टम ऑल फोर्सेस मीट एट सिंगल पॉइंट वाइल, मतलब एक ऐसा फोर्स सिस्टम बताइए जिसमें सभी फोर्स क्या करते हैं, एक बिंदु से पास करते हैं। उस वैसे फोर्स सिस्टम को कौन सा फोर्स सिस्टम कहते हैं, यहाँ पे वो बताना है। सेकेंड पूछा गया वाइल अ डैश फोर्स सिस्टम फोर्सेस लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड वैसा कौन सा फोर्सेस सिस्टम हुआ जिसका लाइंस एक दूसरे से पैरेलल होता है, तो आपको यह चीज़ को बताना है। जब मैंने आपको यूनिट 1 काफ़ी अच्छे तरीके से एक वीडियो में कंप्लीट कराया था, उसमें मैंने फोर्स सिस्टम को काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया था एंड बताया था कि 6 नंबर में यह चीज़ पूछा जाता है। देन आप लोग बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जब भी फोर्स आप देखिएगा उसका लाइन ऑफ एक्शन ये सब एक लाइन से पास करे तो वैसे फोर्स सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कनकरेंट फोर्स सिस्टम, यानी बोले तो कनकरेंट। यहाँ पे क्या फील करेंगे हम लोग, कनकरेंट फोर्स सिस्टम फील करेंगे। सेकेंड बोला है कि वाइल अ डैश फोर्स सिस्टम लाइंस आर पैरेलल, यानी ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल फोर्स सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा पैरेलल फील हो जाएगा। बोले तो समानांतर बल प्रणाली के तौर में हम लोग देखते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश में आपको लेक्चर अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग जरूर कवर कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग यूनिट 2 को भी उस पर जल्दी कवर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर सी में देखिए आपसे क्या पूछा गया, ये आपका इक्विलिब्रियम से लिया गया, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है यह। देखिए क्या कर रहा है, एन इक्विलिब्रेंट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, मतलब उसको क्या रहा है ना, इक्विलिब्रियंट बोले तो संतुलन बल प्रणाली में बराबर होता है तथा किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले परिणामी बल की दिशा के विपरीत होती है। सिंपल से समझिए कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है ना, एक साइड यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो एक साइड जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे देखिए बोलेगा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, यानी दो बल लग रहा है, एक यहाँ से लग रहा है। मान लीजिए यहाँ से हम 10 न्यूटन का इधर से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो अब इसका डायरेक्शन को अब आप क्या करना, अपोजिट करना है। तो जैसे ही इसे हम लोग अपोजिट करेंगे, मान लीजिए अपोजिट कर रहे हैं, तो कितना न्यूटन का लगा, 10 न्यूटन का। अब आप बोलिए यह विराम अवस्था में होगा कि नहीं, बोलिएगा हाँ भैया ये तो विराम अवस्था में होगा, यानी क्या है, यह संतुलन में है। यदि मान लीजिए नीचे से बराबर फोर्स नहीं लगता, नीचे से 5 न्यूटन का लगा होता तो ये तुरंत ऐसे घूम जाता ना भैया, यानी संतुलन में नहीं रहेगा। लेकिन संतुलन में कब रहेगा, जब इक्वल फोर्स दोनों साइड से बराबर मात्रा में लगे। यदि किसी के गाल पे यदि आप एक झापट मारते हैं, सेम उतना ही फोर्स से उसी टाइम पे दोनों तरफ मारते हैं, तो आदमी का जो फेस रहेगा बीच में ही रह जाएगा ना। अगर नहीं रहेगा, एक तरफ से आप मार के देखिए किसी को, उसका गाल भले उसका तुरंत घूम जाएगा मुंडी, उसके बाद हो सकता है वो आपका घुमा दे, वो तो अलग केस है, लेकिन घूम जाएगा ना। लेकिन इक्विलिब्रियम में रखने के लिए दोनों तरफ से आप एक बार लगाइए, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, तो यह स्टेटमेंट दोस्तों हम लोग का ट्रू हो जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा काफ़ी अच्छे तरीके से।
प्रैक्टिकल करके देखिए, पता जरूर चलेगा। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए आपसे क्या कह रहा है, अ रोलर सपोर्ट रेसिस्ट बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द बीम। अब देखिए रोलर सपोर्ट क्या होता है, तो रोलर सपोर्ट इस तरीके का रहता है। टाइप ऑफ सपोर्ट आप लोग काफ़ी अच्छे से याद करके रखिएगा, एंड इसका डायग्राम भी वो आपसे पूछ सकता है। तो रोलर सपोर्ट में क्या रहता है ना, वो बोल रहा है दोनों तरीके के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है, मतलब रोकता है, प्रतिबद्ध करता है। दोनों तरीके के मतलब बोले तो वर्टिकल ऊपर से लगाइएगा तो भी रोकेगा, एंड इधर हॉरिजॉन्टली लगाइएगा तो भी रोकेगा। तो जी नहीं भैया, जब आप ध्यान से देखेंगे ऊपर से लगाइएगा तो ई तो रोक लेगा, ये अड़ जाएगा, नीचे अड़ जाएगा। लेकिन जैसे आप इधर से पुश कीजिएगा तो ये चक्का लगा हुआ है, ये मूव करके आगे बढ़ेगा। बोलेगा भैया हम यहाँ कहाँ रोके, ये मूव करके आगे बढ़ेगा जब इधर से लगाइएगा। यानी ये स्टेटमेंट गलत है, एक तरीके के फोर्स को ही वो रोकता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न घुमा के आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई में देखिए आपसे क्या बोला गया है, कह रहा है दी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज। आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है यह पता होना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है क्या, पहले हम लोग वो जान लेते हैं। इसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए। एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हमारा होता है वो क्या होता है कि जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, बोले तो कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है हमारा, बोले तो हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई एफ, हम यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिवाइडेड बाई नॉर्मल फोर्स, इज डिवाइडेड बाई नॉर्मल फोर्स। इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो दोनों यहाँ पे फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन है, तो ये हमारा एक यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाता है। अब इसे पढ़िएगा, इजिली सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है दी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स टू द डैश, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एंड यह क्या हो जाएगा हमारा यूनिटलेस। कैसे यूनिटलेस, तो नीचे भी नॉर्मल फोर्स ऊपर भी फोर्स, दोनों बल बल, तो दोनों बल से बल कट गया। तो यह एक तरीके का क्या आ गया, आपका यूनिटलेस क्वांटिटी हो गया। एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। एंड यहाँ से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है कि कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि आपके एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो आप 4 नंबर के भी प्रश्नों को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ में देखिए आपसे क्या बोला गया। एफ में कह रहा है एट इंक्लाइंड प्लेन द नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो जी नहीं भैया, जब आपका प्लेन इंक्लाइंड वे में रहता है ना, तो जो नॉर्मल रहता है वो उसके वेट के, यहाँ पे यदि कोई ब्लॉक है तो यहाँ से जो नॉर्मल फोर्स लगेगा ना, जो नॉर्मल लगेगा, 3D में इमेजिन कीजिएगा। मैं आपको इसका फोटो क्या करूँगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो जो नॉर्मल रहता है ये इक्वल, ये इस पे जो नॉर्मल फोर्स लगे ये पूरा इसके बराबर का फोर्स इसमें नहीं लगता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, फ्रिक्शन है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन से आपका 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फ्रिक्शन वाला जो फॉर्मूला अभी मैंने एक बताया, एंड अभी जो मैंने एक डायग्राम बताया ना, ये नॉर्मल फोर्स वाला कंपोनेंट तोड़ के जो हम लोग बनाते हैं, जो अभी जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया ना, यहाँ से एक न्यूमेरिकल रहते हैं, प्रति ईयर पूछे गए। तो इसे अच्छे से क्लियर करके रखना। यदि इस वाले प्रश्न में डाउट है, अभी भी आपका ये नहीं समझ में आता कैसे कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हम लोग न्यूमेरिकल पे अलग ही सेशन एक जरूर कर लेंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी किसी भी तरीके का परेशानी देखने को नहीं मिले। प्रश्न नंबर जी में देखिए आपसे क्या कहा गया। कह रहा है दी सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल लाइज ऑन अ लाइन कनेक्टिंग ईच वर्टिसेस to the midpoint of the opposite side and it's divided the its median in a ratio। सीधा सीधी प्रश्न, ये जो हमारा त्रिभुज बनता है तो इसका जो वर्टिस है, जो इसका मीडियन आता है वो कितने के रेशियो पे आता है। तो इसका जो रेशियो हमारा होता है दोस्तों, वो हमारा था 2:1 के रेशियो पे बना होता है। यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1:2। सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये कितने के रेशियो पे रहता है, तो ये 1:2 के रेशियो पे इसका जो मीडियन से डिस्टेंस रहता है वो होता है हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर एच पे। प्रश्न नंबर एच आपका सेंट्रॉयड से लिया गया, जो कि आपको यूनिट 4 में देखने को मिलेगा। कह रहा है इसमें दी सेंट्रॉयड ऑफ है क्वार्टर सर्किल। क्वार्टर सर्किल क्या होता है, यह आपका सर्किल है, सर्किल का हाफ भाग, ये भाग हो गया, तो ये आपका क्वार्टर सर्किल है। इसका आपको सेंट्रॉयड बताना है, यानी एक्स एक्सिस में कितना होगा और ये वाई एक्सिस में कितना होगा। इसी को ही हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉयड। आखिरकार उसका सेंट्रॉयड है का, तो इसका ये जो सेंट्रॉयड आएगा, तो ये एक्स से कितना दूरी पे, वाई से कितना दूरी पे, तो इस पॉइंट का जो मान आएगा दोस्तों, इस पॉइंट का मान आपका आएगा 4r/3 हम लोगों का इसका सेंट्रॉयड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा 4r/3 यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप सेंट्रॉयड निकालना सीख लीजिए, ये आपका 6 नंबर में बहुत कम पूछा गया, लेकिन यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन MCQ में पूछे जाते हैं। इसमें क्या है ना, एक ही प्रश्न आया, अदरवाइज सेंट्रॉयड से
हर बार आपसे 2 MCQ पूछे जाते हैं। एक तो आपका सेंट्रॉयड निकालने का रहेगा ही रहेगा। अभी क्या पूछा, ये क्वार्टर सर्किल पूछ लिया। हो सकता है पूरा सर्किल नहीं पूछे, क्योंकि पूरा सर्किल का ईजी होता है। कभी कभी आपसे ट्रायंगल का पूछा जाता है एंड कभी कभी आपसे ये स्क्वायर का पूछ लिया जाता है। तो ये सभी का आपको पता रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक बार इसका मैं टेबल दे दूंगा, आप लोग उसे रीड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग जो यूनिट वाइज MCQ कर रहे हैं उसमें भी अभी आपका कवर होता जा रहा है। तो आप लोग पूरा लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूनिट 5 से लिया गया। यूनिट 5 से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में रहेंगे और काफ़ी इजी रहेंगे। सेम जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया इसी पे न्यूमेरिकल रहेगा। जरा सा हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को, फिर न्यूमेरिकल पे डिस्कशन करेंगे कि कैसा न्यूमेरिकल रहेगा। कह रहा है द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ अ मशीन अकर व्हेन द मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू द, मतलब सबसे ज़्यादा किसी भी मशीन की दक्षता कब होगी, उसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा कब होगी। तो सबसे ज़्यादा इफिशियंसी हमारा तब होगा जब मैकेनिकल एडवांटेज, जिसे कि हम लोग एम बोलते हैं, ये इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाए, इज इक्वल टू हमारा वेलोसिटी रेशियो हो जाए। यानी जब मैकेनिकल एडवांटेज हमारे वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो जाते हैं, देन हमारा मैक्सिमम इफिशियंसी जनरेट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी रेशियो एंड द फ्रिक्शन इज, कोई भी मशीन हमारा आइडियल बोले तो एकदम अच्छा कब होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगा, जब उसमें हमारा क्या रहे, फ्रिक्शन हमारा उसमें हो ही नहीं, यानी कि बोले तो फ्रिक्शन हमारा ख़त्म हो जाए, यानी कि वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन हमारा नहीं हो, यानी बोले तो हमारा जीरो फ्रिक्शन होगा। एंड इस जो केस है, मतलब जीरो फ्रिक्शन हो गया, इस केस को हम लोग बोलते हैं आइडियल कंडीशन, यानी कि यह आइडियल में। तो आप यहाँ से दो प्रश्नों को क्लियर कर लीजिए। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारा कब देखने को मिला है, जब फ्रिक्शन आपका जीरो रह जाएगा एंड मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग दोस्तों कहते हैं कि हमारा मशीन क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रहा है एंड आइडियल है। यह चीज़ मतलब रियल वे में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि फ्रिक्शन हमारा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल केस है। क्वेश्चन नंबर जे में देखिए आपसे क्या पूछा है, जे आपका पुल्ली का क्वेश्चन है, तो यह भी आपका यूनिट 5 में ही हमें पढ़ने को मिलेगा। कह रहा है वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक इज अ नॉन रिवर्सेबल मशीन, यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो जी हाँ, यह हमारा नॉन रिवर्सेबल पुल्ली है, बोले तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। अब हमारा रिवर्सेबल मशीन एंड नॉन रिवर्सेबल मशीन क्या होता है, इसका डिफरेंस आप लोग याद कीजिएगा। यह 4 नंबर में कई बार पूछा गया कि रिवर्सेबल मशीन एंड नॉन रिवर्सेबल मशीन क्यों का बीच का डिफरेंस क्या है। तो सीधा सीधी एक सिंपल डिफरेंस जान लीजिए, जो कि आपको पता रहना बहुत ही ज़रूरी है। एंड एक चीज़ यहाँ से आप लोग और क्लियर कीजिएगा, सेल्फ लॉकिंग मशीन हमारा क्या होता है, इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए। जो नॉन रिवर्सेबल मशीन होता है उसे ही हम लोग सेल्फ लॉकिंग मशीन के नाम से जानते हैं। तो इसके जगह ऐसे क्वेश्चन भी रह सकता है, वेस्टर्न पुल्ली ब्लॉक इज सेल्फ लॉकिंग मशीन, यह स्टेटमेंट ट्रू है या करेक्ट है, तो यह स्टेटमेंट सत्य है। ये नॉन रिवर्सेबल मशीन कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपने यहाँ तक काम कर दिया, ठीक है, तो ये यहीं पे लॉक हो जाएगी। ये मान लीजिए आप यहाँ तक काम करते हुए चले गए, ठीक है, अब जैसे ही आप लोड हटाए ना, तो ये तुरंत खींच के यहाँ पे नहीं आ जाएगा, मतलब वो तुरंत अपने बैक पे नहीं आ जाए, लॉक हो जाएगा। इसे ही हम लोग कहते हैं सेल्फ लॉकिंग, और इसे ही हम लोग नॉन रिवर्सेबल मशीन कहते हैं। अब एक चीज़ बताइए, नॉन रिवर्सेबल मशीन का एफिशिएंसी हमारा कितना होता है, 50% से ज़्यादा होता है या कम होता है। यह क्वेश्चन आपके MCQ में पूछा गया है, जो कि मैंने प्रीवियस MCQ वाले PYQ में 2023 वाले में क्लियर कराया था। तो जब आपका नॉन रिवर्सेबल मशीन रहेगा तो उसकी जो इफिशियंसी रहेगी लेस देन 50% रहेगी। एंड रिवर्सेबल मशीन का हमारा इफिशियंसी कितना रहता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नॉन रिवर्सेबल का लेस देन हमारा कितना रहता है, 50%, इसे याद रखिएगा। एंड इसे ही हम लोग सेल्फ लॉकिंग मशीन के नाम से जानते हैं। तो यह भी चीज़ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने MCQ को काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया। यदि बात करें 4 नंबर वाले प्रश्नों की, तो 4 नंबर वाले जो यूनिट 1 की ये जो टॉपिक है, इसे इसे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आप इसका वीडियो देख लीजिएगा, लेक्चर वाइज है। इन लेक्चर के आप जैसे ही वीडियो ओपन कीजिएगा, उसमें यह चीज़ ऊपर में लिखा है, बॉन्ड नोटेशन मैंने किस में बताया है, डिप्लेसमेंट मास, ये सब के बारे में, डिफरेंसेस हमने किस में पढ़े, ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नहीं कवर किए तो हम लोग यूनिट 4 नहीं किए, यूनिट 3 नहीं किए, यूनिट 5 अभी तक हम लोग नहीं किए। जो कि आपका जो इक्विलिब्रियम वाला है, यूनिट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छा से कवर कीजिए। एंड यूनिट 5 कीजिए, देन आप लोग यूनिट 5 से फ्रिक्शन वाले न्यूमेरिकल को कवर कर लीजिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह न्यूमेरिकल आपका हर बार पूछा जाता है, यह फार्मूला प्रूव करने वाला है, एक हमारा न्यूमेरिकल भी रहता है। तो आपको अच्छे तरीके से कवर होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, एंड यदि आप चाहते हैं कि इस सभी का मैं क्या करूँ ना,
कि मैं चैप्टर वाइज तो कवर कर ही रहा हूँ। यदि इसका साथ ही साथ जैसे अभी मैंने ओनली MCQ को कवर किया, साथ ही साथ ये सभी का डिफरेंस है, मतलब ये सभी जो क्वेश्चन है इसका आंसर चाहते हैं PDF वे में, देन आप कह सकते हैं हम लोग उसे भी डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियो में। बट आप लोगों का कमेंट आना चाहिए एंड आप लोग यह कमेंट कीजिएगा, आप लोग अपने अपने कॉलेज का नाम जरूर बताइएगा, आप लोग कौन कौन से कॉलेज से वीडियो को देख रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।